गुड इवनिंग है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तला तला बात की क्लास को भी बोल दो जल्दी से ऑनलाइन इंशाल्लाह। Okay, welcome you all. Walaikum assalam. Definitely welcome back. Okay, so now we are going to discuss about the phases of acute renal failure. So what are the different phases of acute renal failure? ये हम डिस्कस करते हैं। पहली फेज जो होती है दैट इज इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन या ऑनसेट फेज बी से कहा जाता है। अब ऑनसेट फेज के अंदर क्या होता है कि ये एक तो फ्यू आवर्स से लेके डेज तक रहती है, जिसमें प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स अकर होना शुरू हो जाते हैं। इधर इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया की वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, या किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक टॉक्सिक अकमुलेट हो गए हैं, टॉक्सिक मटीरियल अकमुलेट हो गया है, उस वजह से ट्यूबुलर इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है और उसके रिजल्ट में ओलिगोरिया डेवलप हो जाता है। अब जैसे इस्कीमिया होएगा ये नेफ्रोटॉक्सिक शोर अभी भी आ रहा है बेटा, यहाँ कोई बंदा भी नहीं है मेरे अलावा, ठीक है। और शोर कहाँ से आ रहा है डाउनलोड।
कम कीजिएगा, शोर आ रहा है भैया। ओके, इनिशिएशन फेज कब स्टार्ट होती है? जब कोई नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, ये इस्कीमिक इंसल्ट होती है किडनी के अंदर। जैसे इस्कीमी होएगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होएगी, तो उसके साथ जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूबुलर इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ट्यूबुलर इंजरी होगी, देयर विल बी ए ओलिगोरिया। और ओलिगोरिया का मैंने बताया है कि 20 ml पर मिनट के हिसाब से यूरिन आउटपुट होती है, राइट। या आप 30 ml पर आवर, या आप ये भी कह सकते हैं कि लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स अगर प्रोडक्शन हो रही है, दैट कंडीशन इज नोन एज ओलिगोरिया। अभी दूसरी फेज होती है, उसमें ओलिगोरी फेज होती है, अकम्पनीड बाय राइज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस यूजुअली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एक्चुअली। जब ट्यूब्यूल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ट्यूबुलर इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ऑलरेडी इधर इट वाज इस्कीमिया, इधर इट वाज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो उसके रिजल्ट में जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है डेफिनेटली मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाता है। जब नॉर्मली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ऑल्टर्ड हो जाता है या इम्पेयर्ड हो जाता है, डेफिनेटली उसके रिजल्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। स्पेशली मैंने बताया था कि जो पोटाशियम है 80 to 90% एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन होगा क्या कि ये पोटाशियम एलिमिनेट नहीं होगा, मैग्नीशियम एलिमिनेट नहीं होगा, यूरिया और क्रिएटिनिन अकमुलेट होते जाएंगे, जो अगेन हार्मफुल है फॉर द किडनी। और जो यूरिनरी आउटपुट होएगी ये 20 या 30 ml पर आवर्स के हिसाब से प्रोड्यूस होएगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि यूरिनरी आउटपुट विल बी लेस देन 400 ml ये cc पर डे, और मे लास्ट 1 to 3 वीक्स, 1 to 3 वीक्स के अंदर ये स्टेज रह रही होती है। ओके, इसके बाद होती है डायरेटिक फेज। अब डायरेटिक फेज के अंदर क्या होता है कि किडनी रिकवर करना स्टार्ट कर देती है, और ये जो फेजेस हैं दीज आर रिवर्सिबल फेजेस। फिर किडनी की इंजरी होएगी, एपिथेलियल शेड होंगे तो रीजनरेट कर जाते हैं, रिपेयरिंग हो जाती है, रीजनरेशन का प्रोसेस हो जाता है। वेल, तो डायरेटिक फेज के अंदर क्या होता है कि किडनी में रिकवर करना शुरू कर देती है। अब जैसे किडनी रिकवर करेगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो एपिथेलियल डैमेज हो रही थी वो डैमेज नहीं हो रही थी, पूरी रीजनरेट करना स्टार्ट कर देगी, रिकवर करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ये एपिथेलियम रीजनरेट या रिकवरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट में हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली हाइपोटोनिक यूरिन इसलिए प्रोड्यूस हो गया क्योंकि उस टाइम जीएफआर इंक्रीज हो चुकी होती है। जीएफआर ने क्या करना होता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स, इधर इट वाज यूरिया, इट वाज क्रिएटिनिन, इट वाज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, व्हाटएवर द कंडीशन वाज दैट, उसने क्या करना होता है जीएफआर ने उनको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करना होता है, ताकि जो नॉर्मल यूरिया और क्रिएटिनिन है इसको एलिमिनेट करवा दिया जाता है और रिटेन हो जाता है। ओके, तो इसलिए हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन जीएफआर। और फोर्थ वन स्टेज होती है रिकवरी फेज। अब रिकवरी फेज के अंदर क्या होता है कि ट्यूबुलर जो फंक्शंस होते हैं दैट आर नॉर्मलाइज्ड, दैट आर रिस्टोर्ड अगेन। ये डायरेसिस हो रही होती है या हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो हाइपोटोनिक यूरिन जो प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन जीएफआर, उसमें डायरेटिक फेज के अंदर जो यूरिया और क्रिएटिनिन है, ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, दैट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द किडनी एज वेल, राइट। तो रिकवरी फेज के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो रिजेनरेट कर चुके होते हैं, एपिथेलियल शेड हो चुकी होती है, वो रिपेयर हो चुकी होती है, इसलिए ट्यूबुलर फंक्शन अगेन रिस्टोर होता है, जिसके अंदर अगेन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन का प्रोसेस नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। डायरेटिक फेज सबसाइड हो जाती है, ये डायरेसिस जो हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस हो रहा था, ये पोलीयूरिया की कंडीशन थी, डेफिनेटली दैट विल सबसाइड एंड किडनी बिगिन टू फंक्शन नॉर्मली। किडनी नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर देती है। ये किन कंडीशन में होता है, जब एक्यूट रीनल फेलियर होता है, और ये एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर ये 4 स्टेजेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और हर बंदा वो जो डिहाइड्रेटेड है, जो हाइपोवोलेमिया के साथ है, या हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ है, ये कार्डियोजेनिक शॉक के साथ है, या हार्ट फेलियर के साथ है, उसके अंदर ये फेजेस स्टार्ट होती हैं। लेकिन वंस वी रूल आउट द एक्चुअल कॉज ऑफ द
रीनल फेलियर देन इट विल बी रिवर्सिबल। अगर ये 3 वीक से ज़्यादा के लिए ये फेजेस रिकवर नहीं करेंगी या जो कॉज है वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट विल लीड टू परमानेंट डैमेज ऑफ द रीनल टिश्यूज, permanent damage of glomeruli, and it will lead to chronic renal failure. Right? Well, very good afternoon, Samar, Sneha, Maria, okay, well, which you welcome. Okay, clinical manifestation of acute renal failure क्या क्या हो सकती हैं? कार्डियोवैस्कुलर की बात करेंगे डेफिनेटली अरिथमिया होना शुरू हो जाएंगे, बीपी नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द किडनी। इसके अलावा डेफिनेटली अनीमिया, एरिथ्रोपोइटिन अगर प्रोड्यूस नहीं होएगा तो पेशेंट्स अनीमिक होना स्टार्ट हो जाएगा। पल्स रैपिड बाउंडिंग नॉर्मल हो सकती है, रिकॉर्डियल टाइप चेस्ट पेन होएगा, रेस्पिरेटरी की अगर बात करें नीच नहीं होएगा, क्रैकल्स होंगे, टिचिक नहीं होएगा, कुछ मोड रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। मेंटल स्टेटस पेशेंट्स विल बी लेथर्जी, ट्रेमर्स अगर होना शुरू हो जाएंगे, मेमोरी इम्पेयरमेंट होएगी, कंफ्यूजन होएगी और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मसल स्पैज़म और वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। यूरिनरी ओलिगोरिया यूरिया यूरिन कलर स्मेल डेफिनेटली प्रोड्यूस होएगी। पीआईटी की अगर मैनिफेस्टेशन देखी जाए ड्राई टंग होएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होएगी, नोज़िया और वॉमिटिंग होएगा। स्किन का अगर देखा जाए तो वार्म स्किन होएगी, पिटिंग एडिमा विल बी कॉमन ड्यू टू रीनल फेलियर। डिक्रीज स्किन टर्कर होएगा, डिजीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, टेलर होएगा, थिन हेयर और नेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। If we go towards the medical management, definitely first of all we have to identify the underlying cause. The cause क्या है renal failure, acute renal failure की? It may be a, and secondly it may be a pre-renal acute renal failure है, intra-renal failure है या post-renal failure है. Okay, instead of that we have to protein fluid deficit through the use of blood products like normal saline 0.9% दी जा रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में समथिंग ये हाइपोटोनिक आइसोटोनिक ऑक्सीटोनिक सोल्यूशन है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होने की वजह से। इसके अलावा आरबीसी किए जा रहे होते हैं तो इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, डायबिटिक्स फ्लूसिमाइड दिया जा रहा होता है, लास्ट 6 मंथ से आते हैं ओनली वेयर फ्लूइड ओवरलोड है, so we are fluid overload है ड्यू टू हार्ट फेलियर या अदर कंडीशन हैं जो कि किडनी से इलिमिनेट नहीं हो रहे तो दैन डेफिनेटली हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो दैन वी विल एडमिनिस्टर फ्लूसिमाइड eliminate the fluid volume. Okay. डोपामीन है एनोट्रोपिक एजेंट्स होते हैं जो 2.4 से लेकर 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से एडमिनिस्टर की जा रही होती है ताकि हार्ट के फंक्शंस को नॉर्मलाइज किया जा सके। अगर हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, हार्ट नॉर्मल कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं कर रहा तो डोपामीन या विटामिन दिया जा रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट्स और एडमिनिस्टर्ड इंक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट्स विच रिवर्स एसिडोसिस डेफिनेटली एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से एसिडोसिस हो रही होती है, उसको रिवर्स करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दिए जा रहे होते हैं। Okay, if we talk about the complication of acute renal failure, definitely what we see rearrangement and the volume regulation. तो वॉल्यूम रेगुलेशन नहीं होगी, किडनी का काम तो हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है, वॉल्यूम को बैलेंस करती है या वाटर को बैलेंस करती है। तो उसके रिजल्ट में कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, वो जो नॉर्मल फंक्शन है वो विल बिकम इट्स कॉम्प्लिकेशंस। Okay, like rearrangement and the volume regulation, salt water retention producing edema। अब इसकी salt water retention कैसे होगी कि जब फ्लूइड टूवर्ड्स द किडनी डिक्रीज हो जाएगा या जो रीनल सप्लाई है वो मिनिमाइज होएगी तो आर सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी, एडीएच की एक्टिवेशन हो जाएगी और एडीएच और आर सिस्टम क्या करेंगे, फ्लूइड को रिटेन करते जाएंगे। जैसे फ्लूइड रिटेन होएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एडिमा कॉमनली हो सकता है। इसके अलावा जैसे फ्लूइड ओवरलोड होएगा तो हार्ट को फोर्सफुली ब्लड पंप करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा फ्लूइड होएगा उतना हार्ट में उसको फोर्सफुली पंप करना है। तो हार्ट जितनी ज़्यादा फोर्सफुली एफर्ट लगाएगा तो मसल्स हैं ये कार्डियोमायोसाइट्स हैं उनके अंदर एग्जॉर्शन होना शुरू हो जाएगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके अलावा एसिडोसिस एसिडोस बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगी which is manifested by shortness of breath।
Okay. Instead of that, derangement in electrolyte balance, hyperkalemia and hypocalcemia, which may lead to kidney or hyperkalemia because potassium, where 80 to 90% is eliminated from the kidney. And once the problem is in the kidney and potassium is not eliminated, definitely it will lead to hyperkalemia. And hypocalcemia, which may lead to arrhythmias होंगे and reduce myocardial contractility होगी क्योंकि कैल्शियम आयंस जो है ये मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी के लिए एक्शन पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जब हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है तो बोन से कैल्शियम रिलीज होते हुए गार्डन कैल्शियम का लेवल मेंटेन किया जा रहा होता है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा या हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होगी तो डेफिनेटली जो एक्शन पोटेंशियल नॉर्मल हो रहा होता है वो पूरा मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जनरलाइज मसल वीकनेस होगी और न्यूरोमस्कुलर एक्साइटी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। Instead of that, abnormalities in the calcium, phosphate, and bone metabolism will definitely both hypocalcemia and hyperparathyroidism lead to certain muscle abnormalities called as renal osteodystrophy. renal osteodystrophy के अंदर जो बोन्स हैं वो फ्रेजाइल होना शुरू हो जाती हैं और इनको डिस्ट्रक्शन होती हैं। अभी ये फॉस्फेट और कैल्शियम की होम्योस्टेसिस हो रही है बोन के अंदर। जब बोन के अंदर कैल्शियम निकल जाएगी तो हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन हो जाएगी और हाइपरफॉस्फेटेमिया होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट कार्डियोपल्मोनरी अबनॉर्मलिटीज हो रही होती हैं लाइक इंस्टेड हार्ट फेलियर ड्यू टू सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन डेफिनेटली फ्लूइड ओवरलोड होएगा तो दैट विल लीड टू इंस्टेड हार्ट फेलियर। ओके, इसके अलावा हाइपरटेंशन ड्यू टू हाइपरवोलेमिया, तो फ्लूइड जब रिटेंशन होएगी फ्लूइड ओवरलोड होता जाएगा एंड दैट विल लीड टू हाइपरटेंशन, यूरिनरी पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा और यूरिनरी न्यूमोनाइटिस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हेमेटोपोएटिक अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं कि एरिथ्रोपोएटिन अगर रिलीज नहीं होएगा तो अनीमिया होना शुरू हो जाएगा, कोई इम्यूनिटी की लिमिट सिंड्रोम हो सकता है, शेटी नहीं होगी, वॉमिटिंग होएगा, एनोरेक्सिया हो सकता है। स्किन के अंदर पिकुलर shallow coloration of skin होगी due to accumulation of urinary pigment in the skin, especially urothrombs. और न्यूरोमस्कुलर डिस्टर्बेंस यूरिनरी एन्सेफेलोपैथी और यूरिनरी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद है पेशेंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल फेलियर। अभी जो पेशेंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर है इसको हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। वन इज ऑन द बेस ऑफ शेफर एंड सेकंड वन इज ऑन द बेस ऑफ नेफ्रॉन कि कितने नेफ्रॉन डैमेज हुए हैं, राइट। ओके, इससे पहले कि हम ये डिस्कस कर लें कि इसको ट्रीट कैसे किया जा रहा होता है, जो एक्यूट रीनल फेलियर है इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा रही होती है, डायग्नोज कैसे होता है, आपको क्या लगता है कि इसको कैसे डायग्नोज करेंगे? एक तो यूरिन एनालिसिस करवा रहे होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर की डेवलपमेंट के बाद कि यूरिन की मोलिटी कितनी है, सोडियम की कंसनट्रेशन तो नहीं है, सोडियम तो नहीं आ रही यूरिन के अंदर, एक्सक्रीट आउट ज़्यादा तो नहीं हो रही, एजोटीमिया तो नहीं है। इसके अलावा अगर ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, ट्यूबुलर शेडिंग तो नहीं हो रही है, जो यूरिन की कंसनट्रेशन है वो कंसनट्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, वालेकुम सलाम राबिया, वेलकम। इसके अलावा प्रोटीन का लेवल देखा जा रहा होता है, प्रोटीनूरिया है, हीमोग्लोबिनूरिया है, या कोई कास्ट या क्रिस्टल वगैरह तो यूरिन के अंदर नहीं आ रहे हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल करवा रहे होते हैं, क्रिएटिनिन का लेवल करवा रहे होते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन इसी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड से एलिमिनेट हो रहे होते हैं, डेफिनेटली रीनल फेलियर है। इसके अलावा कोई यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड करवा के चेक किया जा रहा होता है
इसके अलावा अगर कोई एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है तो उसमें एक इंटरल्यूकन 18 है, इंटरल्यूकन 18, अगर प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर इंजरी हुई है तो उसमें ये इंटरल्यूकन 18 रिलीज होता है। वो तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल प्लेटिनिन एसोसिएटेड लिपोप्रोटीन NGL, इसका लेवल देखा जा रहा होता है। और बाकी अगर रीनल फेलियर है, ट्रीट नहीं हो रहा तो हेमोडायलिसिस के लिए चले जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्वेरी। ओके, क्रोनिक रीनल फेलियर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल abnormality of the kidney for more than is equal to 3 months as manifested by either। इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी डैमेज विद और विदाउट डिक्रीज GFR एज डिफाइंड बाई पैथोलॉजिकल abnormalities हैं। The markers of kidney damage, including abnormalities in the composition of the blood or urine or abnormalities in the imaging test। ओके, दूसरा GFR अगर लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर विद और विदाउट किडनी डैमेज, ये दो कंडीशन की बेस पर हम क्रोनिक रीनल फेलियर को डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर नेशनल किडनी फाउंडेशन की हम बात करते हैं, नेशनल किडनी फाउंडेशन ने ये कहा था कि हाइपरटेंशन और डायबिटिक दो मेजर काजेज हैं क्रोनिक रीनल फेलियर की। उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि GFR लेस देन 15 ml पर मिनट per meter square per 1.73 meter square, usually accompanied by most of the sign and symptoms of uremia। और secondly, a need to start renal replacement therapy, dialysis or transplantation। उन्होंने दो चीज़ें मेंशन की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि जब GFR आपकी लेस देन 15 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर होएगी और उसके साथ एगोटीनिया यूरिमिया होना शुरू हो जाएगा। और उस टाइम या तो आप रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले लें, रीनल ट्रांसप्लांट करवा लें, या दूसरी कंडीशन है कि आप पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर शिफ्ट कर दें। ओके, किडनी डैमेज विद और विदाउट डिक्रीज इन GFR, कोई पैथोलॉजिकल abnormalities हो सकती हैं। किडनी डैमेज, मार्कर्स ऑफ किडनी डैमेज include the abnormalities in the composition of the blood or urine or abnormalities in the imaging test। Also known as end-stage renal disease या renal failure is a progressive deterioration in renal function in which the body's inability to maintain metabolic, fluid and electrolyte balance falls, resulting in uremia, retention of urea and other nitrogenous waste products in the blood। डिफरेंट काजेज हो सकती हैं। मेजर दो ही काज होती हैं, एक डायबिटीज़ है और दूसरा हाइपरटेंशन है, HDM है। Type 1 and type 2 diabetes mellitus causes a condition called diabetic nephropathy, which is leading cause of kidney disease in the United States। Definitely। इसके अलावा HDM है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इफ नॉट कंट्रोल कैन डैमेज द किडनी ओवर द टाइम। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, is the inflammation and damage of the filtering system of the kidney and can cause kidney failure। Post-infectious conditions are among the many causes of glomerulonephritis। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज काज हो सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी के अंदर ये बहुत किडनी के अंदर मल्टीपल की फॉर्मेशन हो गई है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। Okay, instead of that, use of analgesics such as acetaminophen आप several times ले रहे हैं,
or ibuprofen regularly over long duration of the time can cause analgesic nephropathy. Other medications can also damage the kidney, like aminoglycosides हैं, ये cisplatin है. हाइपरटेंशन को इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ओके बेटा, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर जब सीवियर हाइपरटेंशन है तो कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जा रही होती है, जिसमें वेसोडाइलेटर्स आते हैं, लाइक कैप्टोप्रिल या कैपोटीन के नाम से, जो सबलिमिनली दी जा रही होती है. इसके अलावा डायूरेटिक्स दिए जा रहे होते हैं. अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो पेशेंट को आइसोकेट के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है. अब आइसोकेट से पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है. 3 थेरेपीज हैं मेनली इमरजेंसी कंडीशन में. कैपोटीन है, सबलिमिनली दी जा रही होती है, या कैप्टोप्रिल, ठीक है. उसके साथ डायूरेटिक थेरेपी दे देते हैं, सुल्फामाइड दे देते हैं. अगर इन दोनों से कंट्रोल नहीं हुआ, गेन हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, तो पेशेंट्स को आईसीयू मूव करके या सिंपल इमरजेंसी के अंदर भी आप उसको आइसोकेट स्टार्ट करवा देते हैं. आइसोकेट से भी पेशेंट्स अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन हो जाता है. और साथ में क्या करते हैं कि कोई सेडेटिव थेरेपी दे सकते हैं, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं, या कोई वेसोडाइलेटर्स दे सकते हैं जिन्होंने, या सिम्पैथेटिक अगर नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है तो उसने वेसोकंस्ट्रिक्शन की हुई है तो वेसोडाइलेटर्स दे सकते हैं. और बेटा, हाइपरटेंशन के अंदर हेड साइड एलिवेट कर सकते हैं. ये कोई असेसमेंट वाला ही आपको बेहतर गाइड करेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो. क्यों हेड साइड क्यों एलिवेट करनी है? उसकी क्या वजह हो सकती है? रोज ओके. इसके अलावा ये सर्टेन ड्रग्स हैं, अगर पेशेंट्स रेगुलरली ले रहा है, लेकिन एनर्जी से नेफ्रोपैथी हो जाएगी. एंड जो मेडिसिन हैं, लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, जेंटामाइसिन हैं, आइबुप्रोफेन हैं, एनसेड्स हैं, ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर ले रहा है तो किडनी को डैमेज कर रही होती हैं. इसके अलावा आर्थरोस्क्लेरोसिस है, लीडिंग टू किडनी causes a condition called ischemic nephropathy. डेफिनेटली आर्थरोस्क्लेरोसिस इस्कीमिया को लीड कर रही होती है, और ये भी किडनी को डैमेज किया जा रहा होता है. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन, अगर स्टोन्स हैं किडनी के अंदर हैं या ब्लैडर के अंदर हैं, यूरिक ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रोस्टेट इनलार्ज है, कैंसर है, मे कॉज किडनी डैमेज एज वेल. पोटेंशियम में हम बोथ साइड एलिवेट कर देते हैं. ओके बेटा, हाइपोटेंशन के अंदर तो आप लेग एलिवेट करते हैं कि जो पेरिफेरीज की तरफ ब्लड सप्लाई होता है वो रिड्यूस होकर मेजर आर्गन की तरफ मूव करना शुरू कर दें. लेकिन हाइपरटेंशन में हेड एलिवेट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी और से पूछूंगा जो असेसमेंट पढ़ाता है, या किसी और से कंफर्म करके फिर बताऊँगा. हाइपोटेंशन में तो लेग एलिवेट डेफिनेटली कर देते हैं कि पेरिफेरीज की तरफ जो ब्लड सप्लाई है या ब्लड है वो जल्दी से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वेनस रिटर्न का हिस्सा बने और मेजर आर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई चली जाए. क्योंकि मेजर आर्गन की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज ना होने की वजह से लेग एलिवेट करती हैं, लेकिन हेड एलिवेशन का भी डेफिनेट मुझे नहीं पता. ओके, क्रोनिक रीनल फेलियर की बात अगर हम करते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर में protein metabolism which are normally excreted in the urine accumulates in the blood, urea develops and adversely affects every system in the body. The greater the weight of waste products, the more severe the symptoms. Approximately 1 million nephrons are present in each kidney and each contributing to total GFR. Regardless of etiology of the renal injury, with progressive destruction of nephron, the kidney has an innate ability to maintain GFR by hyperfiltration and compensatory hypertrophy of the remaining healthy nephrons. अगर किसी वजह से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो भी जाती है तो हाइपरफिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ जो हेल्दी नेफ्रॉन्स होते हैं वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं, ताकि कहीं से भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं तो एलिमिनेट किया जा सके. The nephron's adaptability allows for a continued
A normal clearance of plasma fluid such as urea and creatinine has started to show significant increase in the plasma level after total GFR has increased to 50% when the renal reserve has been adjusted. रीनल इंसफिशियंसी होती है, रीनल रिजर्व होती है। अगर रीनल रिजर्व ख़त्म हो गई है तो जो GFR है वो 50% से तक डिक्रीज हो सकती है। And plasma creatinine value will be doubled with a 50% reduction in GFR. Definitely अगर renal reserve ही खत्म हो गई है, GFR 50% रह गई है, तो यूरिया और creatinine जो 100% एलिमिनेट हो रहे थे उसका डबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। Stages of chronic renal failure, reduced renal reserve, characterized like 40% to 75% loss of nephron function. इसमें से 45 से 40 से लेकर 75% नेफ्रॉन का फंक्शन लॉस हो चुका होता है। पेशेंट इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक बिकॉज द रिमेनिंग नेफ्रॉन्स आर एबल टू कैरी आउट नॉर्मल फंक्शन ऑफ द किडनी, जिस तरह हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही होती है, और हाइपर फिल्ट्रेशन होने के रिजल्ट में हाइपरट्रॉफी ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन हो चुकी होती है, तो वो मेंटेन GFR को कर रहे होते हैं। दूसरी स्टेज के अंदर रीनल इनसफिशिएंसी होती है, अकर्स व्हेन द 75 to 90% ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन इज लॉस्ट। अब इसमें 75 से लेकर 90% नेफ्रॉन फंक्शन लॉस्ट हो चुका होता है। सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन राइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। किडनी लॉस से सेंसिटिविटी टू कंसंट्रेट यूरिन और अनीमिया डेवलप हो जाता है, और पेशेंट में रिपोर्ट पोलीयूरिया एंड न्यूक्टोरिया। तीसरी स्टेज एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है। द फाइनल स्टेज अकर्स व्हेन देयर इज लेस देन 10% ऑफ द नेफ्रॉन फंक्शन रिमेनिंग। अब इसमें एंड स्टेज के अंदर ओनली 10% नेफ्रॉन रिमेनिंग होते हैं जो अपनी फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन ऑल नॉर्मल रेगुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड हार्मोनल फंक्शन ऑफ द किडनी आर सीवियरली इम्पेयर्ड। रेगुलेशन किसी चीज़ की नहीं होती, वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होते, एरिथ्रोपोएटिन हो गया, रीनन हो गया, रिलीज ही नहीं होते। जब रिलीज नहीं होंगे तो ये इसका एंडोक्राइनिक फंक्शन है, हार्मोनल फंक्शन है किडनी का, तो इम्पेयर्ड हो जाता है। और एंड स्टेज रीनल डिजीज इज एविडेंस बाय एलिवेटेड क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट imbalances, and especially dialysis is indicated at this point. And these are the stages of CKD, chronic kidney disease, GFR की बेस पे कि अगर स्टेज 1 है तो उसमें कंसिस्टेंट किडनी डैमेज होएगा, नॉर्मल GFR होएगी या इंक्रीज GFR होएगी। इसमें अगर स्टेज 1 है तो उसके अंदर कंसिस्टेंट किडनी डैमेज होएगा, नॉर्मल GFR यानी GFR इंक्रीज होएगी, वो रिमेनिंग नेफ्रॉन जो 40 से लेकर 75% वर्किंग थे उन्होंने ये GFR को मेंटेन करना होता है। सेकेंड स्टेज के अंदर भी यही हो रहा होता है कि माइल्ड डिक्रीज इन GFR होएगी और GFR 60 से लेकर 89 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर के साथ। तीसरी स्टेज के अंदर मॉडरेट डिक्रीज इन GFR होएगी और मॉडरेट CKD भी उसे कहा जाता है, जिसमें GFR 30 से लेकर 59 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर होएगी। इसके अलावा सीवियर डिक्रीज इन GFR सीवियर CKD होएगी, जिसमें GFR 15 से लेकर 29 ml पर मिनट पर 1.72 मीटर स्क्वायर होएगी। और किडनी फेलियर जिसमें लेस देन 15 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर GFR होएगी। ओके, अब क्रोनिक किडनी डिजीज की अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं तो सोडियम और वाटर की बैलेंस नहीं होएगा, हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी, सोडियम और वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएंगे, वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, एडिमा हो जाएगा और साथ में हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में पोटेशियम बैलेंस की अगर हम बात करें तो पोटेशियम 80 to 90% एलिमिनेट होता है। अगर क्रोनिक रीनल फेलियर होगा तो पोटेशियम एलिमिनेट नहीं होगा, हाइपरकेमिया होना शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा नाइट्रोजनसी वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट होते हैं। नाइट्रोजनसी वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होंगे तो यूरेनिया हो जाएगा। यूरेनिया में अकोमोलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड एंड दैट विल लीड टू एसोटीनिया। जब यूरेनियम होएगा तो दैट विल लीड टू यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस और यूरेमिक नीमोनाइटिस। इसके अलावा कोगुलोपैथीज काज करेगा और ब्लीडिंग टेंडेंसी बनना शुरू हो जाएगी और जगह पे स्किन के अंदर ब्रूस बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन में शुरू हो जाएगा। स्किन डिस्कलरेशन यूरोक्रोम्स प्रेजेंट होंगे और स्किन के अंदर CIT मैनिफेस्टेशन में नोजिया वॉमिटिंग एनोरेक्सिया होना शुरू हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ट्रेमर्स होना स्टार्ट हो सकते हैं, एक्साइटेबिलिटी हो सकती है और ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन नहीं होगी। जब एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली इट विल लीड टू अनीमिया। अनीमिया होएगा, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस की अगर हम बात करें तो किडनी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना होता है। जब एसिड बेस बैलेंस मेंटेन नहीं होंगे तो अल्टीमेटली एसिडोसिस को लीड करेगा। स्केलेटल मसल की बफरिंग होना शुरू हो जाएगी। विटामिन डी की एक्टिवेशन हो रही होती है कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करने के लिए। कैल्शियम डी की एक्टिवेशन नहीं होगी, कैल्शियम का लेवल मेंटेन नहीं होगा, हाइपोकैल्सीमिया होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फॉस्फेट की एलिमिनेशन होगी, हाइपोफॉस्फेटेमिया होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और ये तीनों कंडीशंस मिलके रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी कॉज करवा रही होती हैं। गॉट इट? ओके, इनकी आगे से थोड़ी सी हैं। पेशेंट्स विद क्रोनिक रीनल फेलियर स्टेज 3 या लोअर GFR 30 ml per minute generally are asymptomatic and do not experience clinically evident disturbance in the water electrolyte balance or endocrine metabolic disturbance. Clinically manifest with GFR less than 30 ml per minute. Hyperkalemia usually develops when the GFR falls to less than 20 to 25 ml per minute because of the decreased ability of the kidney to excrete potassium. हाइपरकैल्सीमिया कब होएगा? जब GFR 20 से लेकर 25 ml per minute होएगी और kidney is unable to excrete the potassium, then definitely it will lead to hypercalcemia. Metabolic acidosis होएगी because kidney cannot excrete the load of the acid, and extracellular volume expansion होएगी and total body volume overload results from failure of the sodium and water excretion. सोडियम और वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे और उसके रिजल्ट में एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी, HTN होना शुरू हो जाएगा, हाइपरटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो डेफिनेटली पेशेंट विल गेट अनीमिया। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल वीकनेस होगी, फटीग होगी, कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, ट्रेमर, सीवियर रेस्टलेसनेस ऑफ लेग, बर्निंग ऑफ सोल एंड फीट, बिहेवियरल चेंजेस, एग्रेशन होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट एजिटेट करेगा। स्किन के ऊपर ड्राई स्किन होएगी, प्रोआइटिस होएगा, एक्मोसिस होएगी, थिन ब्रिटल नेल और थिनिंग ऑफ हेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। इफ वी टॉक अबाउट द पल्मोनरी सिस्टम, डेफिनेटली क्रैकल्स विल बी हेard, थिक स्पूटम प्रोड्यूस होएगा, डिप्रेस कफ रिफ्लेक्स होएगी, यूरेटिक चेस्ट पेन होएगा, एसओबी होएगी, टिकिपनिया होएगा, यूरिमिक नीमोनाइटिस से यूरिमिक लंग्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। CIT मैनिफेस्टेशन की बात करें तो अमोनिया ऑर्डर को ब्रीथ होएगा, मेटेलिक टेस्ट आएगा माउथ से और माउथ अल्सरेशन और ब्लीडिंग में स्टार्ट हो जाएगी, कम ब्लीड करेंगे, जिंजोवाइटिस हो सकता है, एनोरेक्सिया होएगा, नोजिया वॉमिटिंग होएगा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है और GI से ब्लीड हो सकता है। हीमेटोलॉजिकल एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होएगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की मसल क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होएगी, बोन पेन होएगा, बोन फ्रैक्चर्स आर कॉमन क्योंकि बोन फ्रेजाइलोसिटी होंगी, कैल्शियम एंड फास्फोरस इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग काज, क्रोनिक किडनी डिजीज का कोई क्योर नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन दें, मेडिसिन टाइम पे उसको ट्रीटमेंट करवाएं। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हुआ है तो वो मेडिकेशन यूज़ करवाएं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं। अगर एनीमिया है तो मेडिकेशन टू ट्रीट अनीमिया।
अगर स्वेलिंग है, एडीमा हुआ है, तो डायरेटिक्स एडमिनिस्टर करवाएं ताकि उसकी स्वेलिंग रिड्यूस हो और हार्ट फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर से बच सके। इसके अलावा फास्फोरस और कैल्शियम का इम्बैलेंस हुआ है, तो मेडिकेशन वो यूज़ करवाएं जो फास्फेट और कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करती हैं ताकि बोन फ्रेजाइल ना हो और बोन फ्रैक्चर्स ना हो। डायलिसिस करवा सकते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर जब GFR लेस देन 15 ml पर मिनट रह जाती है, तो डायलिसिस इंडिकेटेड या रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज इंडिकेटेड, और एट द एंड किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। समझ आ गई है? ओके, अटेंडेंस लगवा लें, जो ऑफिसर का दीजिएगा। बाकी अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली तरह अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो इसका ट्रीटमेंट या तो रीनल ट्रांसप्लांट करवा लें। अगर रीनल ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते तो फिर अल्टीमेटली आपको डायलिसिस जाना पड़ता है। और डायलिसिस जब तक होते रहेंगे पेशेंट स्टेबल रहेगा, इसमें उसका फ्लूइड वैल्यू वॉल्यूम मेंटेन किया जा रहा होता है। अगर डायलिसिस नहीं करवाएंगे, यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में वाटर कम्युलेट होता रहेगा, एरिथ्रोपोएटिन ना प्रोड्यूस होने की वजह से आरबीसीज की डेफिशिएंसी होती जाएगी, अनीमिया होता जाएगा पेशेंट्स को, एसओबी होएगा, हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा, अदर कंडीशन अकर हो सकती हैं। इसलिए रीनल ट्रांसप्लांटेशन या डायलिसिस इंडिकेट होता है, थ्रू आउट द लाइफ रहता है।
हाँ तला डेफिनेटली उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली इसलिए लेनी पड़ती हैं क्योंकि रीनल ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उसको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर वो मेडिसिन यूज़ नहीं करेगा तो डेफिनेटली किसी टाइम पे रीनल रिजेक्शन हो सकती है, और रीनल रिजेक्शन एक दफ़ा हो गई तो अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या टिल द एंड ऑफ द लाइफ उसको नहीं है।